मेरे चाकू रख के मैंने पीछे नहीं रखा हुआ है। आपको अगर बेटी होती तो उसका नाम क्या रखते हैं? पल आपकी लाइफ में कौन सा था जब आप बहुत खुश हुए हो? सर, व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट मैम दैट स्टूडेंट डोंट नो? भाई वो वाली मत बताना भाई, देख लो मैं आपको बोल रही हूँ। ये चीज बताता हूँ मैम, इंट्रो तू दे रही मैं दूँ? आप दे दो। स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे फैमिली है ये मेरा। स्वागत है आप सभी का घई फैमिली पे, जहाँ पे टीचर्स आप तू ही दे दे यार। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम टू द न्यू Q&A वीडियो। बहुत तेज बोल रही है, आवाज फटेगी वहाँ। तूने आज कुछ खाया? तेरे यहाँ पे मेथी लगी हुई है भाई, लगी हुई है ना, देखा तुमने? तुम मुझसे पूछ हमारी शादी को कितने साल हो गए, मैं बताऊंगा। कितने साल हो गए? संदीप महेश्वरी जी के शो के बाद से मैंने ये रट्टा मार लिया कि हमारी शादी को हो गए 8 साल। सो फाइनली आफ्टर सो लॉन्ग हम Q&A वीडियो बना रहे हैं। मैंने 2-3 बार पोस्ट डाले लेकिन मैंने उस पे वीडियो नहीं बनाई। तो यार आप लोगों ने उस सीपी पे सीपी मतलब पोस्ट पे बहुत सारे कमेंट्स डाले हैं, बहुत सारे सवाल पूछे हैं, तो मैंने जितना हो सका उतने क्वेश्चंस लिए हैं और मैंने वो सारे क्वेश्चन लिए हैं जो आप आशु सर से मेरे रिलेटेड पूछना चाहते थे। बोरिंग हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अनुष्का जैन। What is the one thing of each other that truly inspires you? आफ्टर मैरिज ये अपने से ज़्यादा मेरा ख्याल रखती है। मेरी छोटी छोटी चीज़, मुझे कब खाना चाहिए, मुझे कब कॉफ़ी चाहिए, ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं कि मैंने खाना खाया नहीं खाया। और लेकिन वो सब मैं नहीं कर पाता हूँ, तो मैं से कभी का मैसेज भी करता हूँ कि मैं ये रिवर्ट नहीं कर पाऊँगा जो तू सब करती है। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है, जेन्युइनली स्पीकिंग, कि ये अपने से ज़्यादा मेरी केयर करती है। मैं दिखा रही थी, मेरे चाकू रख के मैंने पीछे नहीं रखा हुआ ये सब नहीं। और मुझे ये इंस्पायर करता है कि आशु सर इज वेरी सेल्फिश व्हेन इट कम्स टू वर्क। अच्छा। अगर काम है तो दुनिया जाए बाढ़ में, मुझे ये काम करना है, टाइम पे करना है, और शायद इसी वजह से ही इज गेटिंग सक्सेसफुल, ही इज गेटिंग सक्सेस एक्चुअली। तनिष्क सर, आपके प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच को मैम पसंद करती हैं या ना पसंद? मतलब मुझे लगता है यार कि अनटिल अनलेस अगर किसी चीज़ से आपके घर में पैसा आता है या फेम आता है तो वो लोगों को अच्छा लगने लग जाता है। जब मैं एक्सपेरिमेंट करना शुरू करता था तो घर वालों को थोड़ा दिक्कत होती थी इससे, लेकिन रीमा मुझे पहले से ही सपोर्ट करती आई है। मतलब शादी से पहले भी कुछ भी सामान इधर उधर फैलता था तो ये साफ़ कर दिया करती थी। अब पूरी फैमिली सपोर्ट करती है, बट डे 1 से जब इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं था या कोई भी चीज़ें इन्वॉल्व नहीं थी तब से ये हेल्प करती आई है। तो इसने मुझे बहुत बार बोला है कि मैं अपना काम छोड़ के बल्कि आपको ज्वाइन कर लेती हूँ और इसमें हेल्प करती हूँ। तो ऑब्वियसली बात है, हाँ, ये हमारे प्रैक्टिकल अप्रोच को, मतलब मेरे इस पूरे प्रोसेस को बहुत पसंद करती है, साथ देती है। और बल्कि इसका तो ये भी कहना है कि मुझे इस पे और ज़्यादा और बड़े स्केल पे भी काम करना चाहिए। आगे है सर एंड मैम, आपका दिल्ली में रहकर आपका अभी भी काम ऑफिस में होता है या वर्क फ्रॉम होम? हम अभी भी ऑफिस में ही हैं एट प्रेजेंट। हम जो शूट कर रहे हैं ये भी ऑफिस में। हम सुबह ऑफिस आ जाते हैं क्योंकि घर से काम नहीं होता, इसलिए हमने ऑफिस घर के पास ही ले लिया है। पहले घर पे ही था हमारा स्टूडियो, घर पे ही कोशिश करते थे काम करें, लेकिन वो आउटपुट नहीं निकलता था। इसकी वजह से हमने पास में ही ऑफिस लिया। हम सुबह आते हैं, शाम तक यही काम करते हैं, फिर अपने ऑफलाइन पढ़ाने चले जाते हैं। चलिए, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन निखिल पारेख का। मैम, मेरा एक जेन्युइन क्वेश्चन है और हो सके तो प्लीज़ इसको एड्रेस कर लेना। ले लिया भाई। उशांक सर को स्टैमरिंग की प्रॉब्लम थी, तो सर ने उसको कैसे ओवरकम किया? मुझे भी स्टैमरिंग का इशू है और मैं करंटली CA इंटरमीडिएट का स्टूडेंट हूँ। प्लीज़ सर आप पूरी जर्नी बताएं कि आपने स्टैमरिंग को ओवरकम कैसे किया। तो उशांक सर तो यहाँ नहीं है, लेकिन मैंने क्वेश्चन इसलिए लिया क्योंकि इसका आंसर आशु सर भी इजीली दे सकते हैं, तो वो आपको बताएंगे कैसे उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की। देखो, पहली बात तो स्टैमरिंग यानी कि हकलाना जो है उशांक सर का आज भी है, मतलब वो ख़त्म नहीं हुआ। ये शायद ख़त्म नहीं होता है, मुझे पता नहीं साइंटिफिकली, बट उन्होंने कैसे ओवरकम किया मैं आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताता हूँ। इसका बहुत बड़ा रोल कॉन्फिडेंस में तो है ही। अगर आप किसी चीज़ को लेके कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप स्टैमर कम करते हैं, कहीं पे घबरा जाते हो ज़्यादा करते हैं। बट इसका एक और बहुत क्रेजी वर्जन उशांक सर ने ढूंढा। क्या, मान लेते हैं उनको किसी, आपको पता होगा, अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, कोई भी अगर स्टैमर करता है तो वो इससे रिलेट कर पाएगा कि कुछ शब्दों पे आप ज़्यादा स्टैमर करते हो, मतलब कुछ शब्दों पे आप ज़्यादा हकलाते हो। तो एग्जांपल के तौर पे अगर उशांक सर कोई बात कर रहे हैं और उनको कोई वर्ड बोलना है, लेट्स से मुझे याद है एक बार उनको सीता बोलना था, तो सीता बोल नहीं पा रहे थे वो, तो उन्होंने बोला अरे वो जो राम जी की बीवी है, या फिर वो इसका ना कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढ लेते हैं, मतलब कोई शब्द जिसको वो बोल नहीं पा रहे हैं लेकिन उसका कोई और वर्जन जो उस वक्त फ्लो में निकल जाए। शुरुआत के वो अल्फ़ाबेट्स जब नहीं निकलते तो फिर इंसान और घबराता है और स्टैमरिंग बढ़ जाती है। वो गाना गा रहे होते तो वो स्टैमर नहीं करते, वो गाना गाते वो एक फ्लो में बात करते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जब फ्लो में निकलता है तो स्टैमरिंग नहीं आती, पर कई शब्द उस फ्लो को तोड़ देते हैं, तो उसके लिए वो ऑल्टरनेटिव वर्ड ढूंढ लेते हैं। और धीरे धीरे फिर यार पब्लिक स्पीकिंग करो, लोगों से मिलोगे जुलोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम किलर गेमिंग। आपको अगर बेटी होती तो उसका नाम क्या रखते आप? ये तो मैंने कभी सोचा नहीं।
क्योंकि हम रखते ही ना, हमारे घर वाले रखते हैं नाम। मुझे लगता है कि शायद आशमा रखते, क्योंकि अगर हम रख पाते तो। हमारी शादी से पहले, क्योंकि हम ऑफलाइन जब पढ़ाते थे तो बच्चों ने ये नाम हमें दिया था। मेरा आशु हो गया, इसका रीमा हो गया। हमारे घर में ऑलरेडी अदा है, उशांक सर की बेटी, तो बेटी थी तो बेटा ही चाहिए था, और मुझे बाद में जाके पता चला आशु सर को भी बेटा ही चाहिए था, तो हमें वो मतलब ऐसा था कि यार घर में एक बेटी है, हाँ, तो बेटी हमें है, बेटा आ जाए, बस ऐसा वाला था और कुछ नहीं। तो फैमिली कंप्लीट हो गई, हाँ, लड़का हाँ, लड़की हाँ, दोनों बस। से। हर्ष सिंह पूछ रहे हैं, वो ऐसा कौन सा पॉइंट था सर जब आपको लगा कि यस शी इज द वन? मैंने अपने लिए थोड़े क्वेश्चंस रखे हैं भाई एक बार सेब भी देख लो हमारा, क्योंकि दूसरा एक्सपेरिमेंट भी चल रहा है उधर। मैंने जबरदस्ती बिठाया है अभी आशु सर को यहाँ पे, वो अपना कोई एक्सपेरिमेंट करते, मैंने कहा प्लीज थोड़ा समय मेरे चैनल पे दे। कभी किसी एक इंस्टेंट से नहीं लगता है कभी भी कि शी इज द वन या ही इज द वन। अगर किसी एक इंस्टेंट से लग रहा है तो मुझे लगता है वो फिर टेम्परेरी है, कल को आपका निर्णय बदल भी सकता है। तो किसी एक चीज़ों से नहीं लगता है। मुझे लगा कि बहुत सारी चीज़ें, सबसे पहली बात तो ये टीचिंग फील्ड में थी, तो एक तो वो था कि थोड़ा वाइब मैच हो गई। इसके फैमिली बैकग्राउंड ने मुझे थोड़ा मोटिवेट किया कि ये घर की इकलौती ऐसी लड़की थी जो 4 भाई बहन में पूरा घर संभालती थी, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड भी लगभग ऐसा ही रहा कि मैंने और उशांक सर ने सब कुछ संभाला, तो वो चीज़ें रिलेट कर गई। तो बस फिर वो एक दिन की कोई बात नहीं होती यार, पहले हफ्ता बीता, फिर महीना बीता, फिर लगा कि नहीं यार हम एक दूसरे को बहुत अच्छे समझते हैं, और तो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था। राधा मन जी का सवाल है, राधे राधे, आप आशु सर को आशु सर क्यों बुलाती हैं? वाई डोंट यू कॉल हिम आशु? तो शुरुआत से ही, जब से मैंने अकेडमी ज्वाइन की थी, मेरे लिए उशांक सर थे, क्योंकि मैं उनसे पढ़ी हुई हूँ, आई वॉज हिज स्टूडेंट। और आशु सर साइंस स्ट्रीम के बच्चों को पढ़ाते थे, मैं कॉमर्स से थी, तो मैं उशांक सर से मैथ्स, अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स पढ़ती थी। उशांक सर ही इको पढ़ाते थे। तब मैं इतना नहीं जानती थी क्योंकि कभी मुलाकात ही नहीं हुई, लेकिन जब मैंने काम करना शुरू किया सेम जगह पे, तो ऑफ कोर्स यूज्ड टू गिव मी नोट्स कि नोट्स लिख दो, टाइप कर दो, तो उसमें आशु सर ही बुलाते हैं, तो एक हैबिट पड़ गई। शादी के बाद भी उशांक सर को भी मैंने उशांक भैया शायद बोला ही नहीं होगा, मुझे नहीं याद, मैंने नहीं बोला, मेरे मुंह से ही सर निकलता है। इवन मैं भी कितनी हाँ, बार रीमा रीमा को मैम बोल देता हूँ। हाँ। ऑफलाइन में तो बोलते ही हैं, हम बोलते ही क्लासेस हैं। में तो बोलते ही हैं, इंट्रो तू तेरी मैं दूँ, इंट्रो तू तेरी मैं दूँ। वो एक हैबिट है, हाँ, और वो एक मैं हैबिट। उशांक सर को भी सर ही बोलता हूँ कि भाई मैंने भी अच्छी बात है ना, रिस्पेक्ट। डैश चैनल नाम के एक चैनल पे अपलोड किया गया, सो प्लीज़ बताइए कि क्या ये पहले डैश में थे? हाँ, हम लोग पहले साइंस एंड फन से पहले हम एक चैनल पे पढ़ाते थे। मुझे लगता है कि वो जो चैनल था वो भी मेरे उतना ही दिल के करीब था जितना ये साइंस एंड फन है। बच्चों को पता होगा कि साइंस एंड फन से पहले मेरी आपको वीडियो दूसरे चैनल पे पढ़ाने की मिलेंगी, और मैं बहुत ग्रेटफुल रहता हूँ हमेशा उस जर्नी का, क्योंकि वो जर्नी मेरे जीवन में ना ही होती तो शायद मैं आज ऑनलाइन पढ़ा ना रहा होता, शायद हम में से कोई भी ना पढ़ा रहा होता, शायद सिर्फ एक्सपेरिमेंट्स ही कर रहा होता मैं, क्योंकि वो मैं उससे पहले से कर रहा था। तो बहुत ग्रेटफुल हूँ, बट ठीक है, चीज़ें मैच नहीं हुई। जिनके साथ मैं काम करता था उन्होंने वो कंपनी छोड़ दी, तो जो बचे उनके साथ मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुई, तो मुझे वो कंपनी लगा कि मुझे छोड़ देनी चाहिए। मैंने उनसे कहा कि चैनल मुझे दे दो, मैं इसके लिए पे करने के लिए भी तैयार हूँ, बट उन्होंने नहीं दिया, और वो चैनल हम लोग 0 से 1 मिलियन तक लेके गए थे, और आज भी मैं उस चैनल को गो थ्रू करता रहता हूँ। बट मुझे बहुत बुरा लगता है कि अभी भी अगर वो चैनल मेरे पास होता तो मैं उसको साइंस एंड फन की तरह ही प्यार कर रहा होता। तो वो चैनल पे पढ़ाया हुआ है हमने, आप बिल्कुल उस चैनल का कंटेंट तो देख ही सकते हो यार, बिल्कुल देख सकते हो। बाकी हाँ, यहाँ पे तो फ्रेश कंटेंट डल ही रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल है RXS एडिट्स का। माय क्वेश्चन फ्रॉम आशु सर, डिडंट यू फील टू मच प्रेशर ऑन योरसेल्फ, हाउ यू डील विद इट? यहाँ पे कोई फ्लेक्स नहीं करूँगा, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पढ़ाई का कभी प्रेशर फील नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पढ़ना पसंद था। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे मेरे पास 12th में, जैसे कि फिज़िकल एजुकेशन, जिसको पढ़ना मुझे एक बर्डन सा लगता था, बट बाकी सारे सब्जेक्ट मुझे पढ़ने में मज़ा आता था। और उशांक सर और मेरे में एक छोटा सा डिफरेंस था, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करके उस मार्क्स पे पहुंचते थे, और कहीं ना कहीं मैं बहुत कम, आधी से आधी मेहनत करता था, और मैं उतने मार्क्स, ऑल्दो वो कॉमर्स साइड के थे, मैं साइंस साइड का था, बट मुझे कभी भी पढ़ाई का बर्डन नहीं लगा। हम लोग पढ़ते भी थे, साथ में बच्चों को पढ़ाते भी थे, पैसा भी अर्न कर रहे थे, टिफ़िन वगैरह भी सप्लाई कर रहे थे, और 9th-10th के बच्चों को भी पढ़ा रहा था जब मैं खुद 12th में आया था। लेकिन कभी भी मुझे बर्डन नहीं लगा, बल्कि मुझे लगता था कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा, और फिर मैं जो पढ़ रहा हूँ वो मेरे आगे जाके काम आएगा, बिकॉज अभी मैं 12th पढ़ रहा हूँ, 1-2 साल बाद मैं 12th के बच्चों को पढ़ाऊंगा, तो मैं उस शिद्दत से पढ़ता था, तो मुझे मज़ा आता था बहुत। तो कभी प्रेशर फील नहीं हुआ। अगर कभी नहीं हुआ सच में? नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि यार मुझे अब पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हाँ,
ये होता था कि अगर यार मेरे मार्क्स कम नहीं, अगर मेरे मार्क्स कम आ गए तो मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है जिसकी वजह से मैं अपने फैमिली को इस गरीबी से बाहर निकाल पाऊंगा। बस मुझे इस चीज़ की टेंशन होती थी कि यार मेरे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होगा, क्योंकि मेरे पास कोई और टैलेंट नहीं है जो मेरे बाकी दोस्तों के पास, कुछ के पास था, किसी के पास स्पोर्ट्स में, किसी के पास सिंगिंग में, मेरे पास कुछ भी नहीं था। तो बस वो एक टेंशन होती थी, बट मुझे ऐसा नहीं था कि यार पढ़ना पड़ेगा, शिट यार प्रेशर है, वो सब कभी भी नहीं हुआ। नेक्स्ट सवाल है मिथिला व्लॉग से। पहले मेरे लिए क्वेश्चन है, हाउ यू डील विद मीन और हेट कमेंट्स एंड हाउ यू स्टे मोटिवेटेड फॉर वर्क। मुझे नहीं आता है हेट कमेंट्स को बिल्कुल भी डील करना, सच में मुझे आशु सर ही समझाते हैं। मैं बहुत कमेंट्स पढ़ती हूँ जो कि अच्छी बात नहीं है। अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो आपको कमेंट्स नहीं पढ़ने चाहिए, ऐसा आशु सर का कहना है। बीइंग अ फीमेल बहुत अजीबो गरीब कमेंट्स आते हैं, पढ़ा रहे होते हैं जब हम, मतलब आप सोचो गेट रेडी विद मी बन रहा है, क्या क्या हो रहा है, उसमें आना मुझे समझ में फिर भी आता है 1%, लेकिन पढ़ाने वाली वीडियो में पूरा हुडी में कवर्ड पढ़ा रही होती हूँ तब भी कमेंट्स आते हैं और मुझे अफेक्ट भी बहुत करते हैं। मैं सिर्फ यही करती हूँ, या तो मैं उस स्क्रीन पे पर्दा कर देती हूँ, मैं कमेंट्स नहीं पढ़ती उस टाइम पे, अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ। नहीं तो यस अफेक्ट तो करता है बट करना नहीं चाहिए। मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आप सोशल मीडिया पे आए हो कोशिश करो कि इग्नोर ही करो, वही जवाब भी मत दो, इग्नोर ही करो। मुझे अमन दत्तरवाल सर की एक वीडियो याद है जहाँ पे उन्होंने कहा था कि अगर आप भगवान की आरती खोलोगे ना यूट्यूब पे तो उसमें भी आपको बैड कमेंट्स मिलेंगे कि देख ये वाली आरती अच्छी नहीं है, इससे बढ़िया तो वो वाली आरती थी, आपको मिलेंगे। तो अगर भगवान की आरती पे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं या किसी और चीज़ पे ऐसे कमेंट आ रहे हैं तो हम तो कुछ भी नहीं है यार। तो मैं हमेशा से इनको बोलता आया हूँ शांक सर को, इनको कि शांक सर भी खैर पता नहीं अफेक्ट होते हैं कि नहीं, कभी दिखाते नहीं हैं, लेकिन ये बहुत अफेक्ट होती है। तो हमेशा बोलता हूँ कि अच्छे कमेंट्स पे ध्यान दो। 70-80% अच्छे कमेंट्स हैं, उन पे क्यों नहीं ध्यान देते आप? बट ये ह्यूमन नेचर है, पता नहीं क्यों हम बैड कमेंट्स को देख के बहुत जल्दी अफेक्ट हो जाते हैं। तो आपकी लाइफ में भी ऐसा होगा बेटा, कोशिश करो कि अच्छाई की तरफ फोकस करो तो बेहतर रहता है। और मेरे मोटिवेटेड रहने का सबसे बड़ा रीज़न आशु सर ही हैं। उनको देख के शर्म आ जाती है कि हम खाली क्यों बैठे हैं, कुछ कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम नहीं समझ में आ रहा, लिखा है आपकी स्क्रीन पे इनका। सर आपकी लाइफ में सबसे खुशी का पल कौन सा था? ये तो मुझे भी जानना है, मतलब बेस्ट पल आपकी लाइफ में कौन सा था जब आप बहुत खुश हुए हो? 2 थे मेरी लाइफ में और दोनों ही टाइम पे हमारे घर में कोई नया आया था, जैसे कि आयत यानी कि शांक सर की बेटी। मुझे याद है उस दिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अचीव कर लिया है कि अब मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी लाइफ में, मुझे और ज़्यादा कुछ करना होगा उसको अच्छा जीवन देने के लिए। और फिर मुझे आज भी याद है कि जब कियान पैदा हुआ, मेरा बेटा पैदा हुआ, तो उस दिन हम लोग ना बहुत डाइटिंग पे थे, बहुत क्रेजी लेवल पे हम लोग जिमिंग करते थे उस टाइम पे, और मैं ऐसी थी। तो मुझे याद है कि हमने शायद 3-4 महीने से चीनी नहीं खाई थी, तलावा नहीं खाया था। और जिस दिन इसका ऑपरेशन था और कियान पैदा होने वाला था, उस दिन हम लोगों ने, हम सब लड़कों ने बाहर जाके, ये तो अंदर थी इसको पता भी नहीं है, हमने बहुत खाया, सब गंद बला खाया उस दिन। और उस दिन जब वो पैदा हुआ तो वो मुझे लगता है कि मैं ऐसे एक्सप्रेस तो नहीं कर पाऊंगा वो इस बात पे मैं एक बात कहूंगी, मैं वो वीडियो पोस्ट करूंगी सर हमारे इस घई फैमिली पे। याद है आपने शूट की थी जो मैंने इंस्टाग्राम पे डाली हुई, आपने रैंडम व्लॉग टाइप बनाया था। हाँ, तो वो मैं वीडियो आप यहाँ पे वहाँ से डाउनलोड करके आई थिंक पड़ी होगी कहीं ना कहीं, मैं यूट्यूब पे डालूंगी और आप देखना हमारे रिएक्शन सबके क्या थे। मतलब मम्मी तो डॉक्टर को गले लगा बैठी थी। डॉक्टर साहब बाहर आए ऑपरेशन थिएटर से, उन्होंने कहा लड़का हुआ है। मेरी मम्मी इतनी ज़्यादा पागल हो गई उस चीज़ को लेके, मतलब क्रेज इन अ गुड वे पागल हो गई कि उन्होंने डॉक्टर को, मेल डॉक्टर था और उसको गले लगा लिया। मैं तो घबरा गया, बहन जी नहीं मैं तो घबरा गया। मैंने कहा मम्मी पप्पी वप्पी ला दे दे उसको भाई कि मुझे अदा के बर्थ का टाइम का नहीं पता क्योंकि मैं थी नहीं, तो आई कांट टेल एनीथिंग अबाउट दैट। वो आशु सर को पता है। जितना ये लोग बताते हैं कि खड़े होके ये लोग झांकते थे रूम में कि क्या वही होने वाला है, तो यहाँ पे भी ऐसा ही था। मैं मेरे पास कियान वाली तो है, मैं ज़रूर पोस्ट करूंगी, मतलब ज़रूर। अमृत मौर्य जी का सवाल है, सर व्हाट इज द फनीएस्ट थिंग अबाउट मैम दैट स्टूडेंट डोंट नो। भाई वो वाली मत बताना, भाई देख लो मैं आपको बोल रही हूँ। नहीं यार देखो Q&A नहीं यार, मैं आपको कुछ बोल रही हूँ ना। मैं आपको मैम की सबसे फनीएस्ट चीज बताता हूँ। मैम अब देख तू अगर आपने बोला पर आप थोड़ी ना करती है तो ऐसा पहले करती थी मैम। और क्या फनी, और कुछ है नहीं तेरे में फनी। हु गेट्स एंग्री फर्स्ट? मैम, ऑब्वियस ये बात है मैम। अभी ये क्वेश्चन अभी ना हमने इससे पहले क्वेश्चन काटा है, उसका मैंने सही आंसर दे दिया था। मैडम गुस्सा हो गई, शक्ल बता रही होगी। सर वेयर डू यू ग्रो अप, हाउ डिड यू एंड मैम मीट?
दिल्ली रोहिणी और मैम हमारे यहाँ। मिले अकेडमी में। हाँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड ड्रीम? बचपन में तो बहुत सारी ड्रीम्स होती हैं। हाँ, मुझे एक बार मैं शिरडी गया था, तो शिरडी में गया था तो मेरे पीछे गाड़ी आके रुकी थी और वो गाड़ी का जो आगे का बोनट था वो मेरी छाती पे आ रहा था। तो मैंने, हमारे साथ कोई गए हुए थे, दीपक अंकल थे, मुझे याद है, मैंने उनसे पूछा ये गाड़ी कौन सी है? तो उन्होंने कहा इस गाड़ी का नाम है फॉर्च्यूनर। तो मैंने कहा भाई गाड़ी का नाम कितना प्यारा है, फॉर्च्यूनर, जो आपका फॉर्च्यून बना दे, जो आपका भविष्य। मैंने कहा अब तो बड़े होकर ये वाली गाड़ी लेनी है। तब मजाक मजाक में कह दिया था। फिर तभी एक सब, ऑल्दो मुझे गाड़ियों का एज सच कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है, मुझे चीज़ों का भी कोई बहुत ज़्यादा शौक नहीं है। लेने का शौक नहीं है, वैसे तो शौक है दुबई में तो ओ तेरी ये कौन सी गाड़ी है ऐसे। हाँ, मतलब लेने का मुझे लगता है कि लेने का मुझे बहुत ज़्यादा कोई शौक नहीं है। मैं पैसे भी नहीं खर्चता हूँ बहुत ज़्यादा, मिनिमम। पैसे नहीं खर्चते हैं? हाँ। पर्स कहाँ होता है पता ही नहीं भाई। हाँ। खाली जेबों से जाते हैं पूरे दिन। मैं कहती हूँ भाई कुछ तो लेना होता है, कुछ मतलब कुछ। चलो नशा वशा तो हमारे घर में कोई नहीं करता है कि भैया सिगरेट लेनी है, ये लेनी है, ये सब तो नहीं है। मैंने कहा कुछ यार, कभी बिस्किट लेना पड़ता है, कभी नमकीन का मन कर जाता है। क्या हो गया? लक्ष्य है ना? क्या हो गया? चारू है ना वहाँ पे? क्या हो गया? अकेडमी में पढ़े होते हैं ना, उशांग भैया है ना वहाँ पे। पैसे से प्यार है, खर्चना कभी कमाना ही पसंद है, खर्चना नहीं है। ओके यार, ये तो ना बहुत सारे बच्चों के सवाल हैं, बहुत सारे ये वाला कि अपनी लव स्टोरी बताएं, घर वालों को कैसे, मतलब मेरे को लगता है हमने कभी भी ये बात की नहीं, पिछले Q&A में भी हमने ये वाली बात नहीं की थी। तो एक बार छोटी सी लव स्टोरी बता देते हैं कि क्या थी हमारी हॉरर स्टोरी। मेरी लव स्टोरी तो वहाँ जानी चाहिए रियल हिट पे। रियल हिट टॉक्स, एक जिंदगी ऐसी भी। बात 2013 से शुरू होती है, जब मैंने काम करना शुरू किया था अकेडमी में। अकेडमी मैंने काम शुरू करना मतलब किया। आशु सर, उशांग सर, मैं एज अ रिसेप्शनिस्ट ज्वाइन हुई थी, काम करती थी। आशु सर मुझे काम देते थे, मतलब नोट्स बना दो, उशांग सर, ये सब हम करते थे। धीरे धीरे बातचीत, अब बैठे हैं ऑफिस में तो जैसे कुलीग से बात होती है, बॉस से बात होती है, बॉस से बात होती रहती थी और बॉस ही बदल गया। तो टेक्स्ट मैसेज स्टार्ट हुए, तब तो कीपैड वाला फ़ोन होता था, 100 SMS की लिमिट होती थी। वो SMS पर आशु सर बहुत अजीब थे उस टाइम पे, मतलब मैं मैसेज करती रहती थी, वो रिप्लाई भी नहीं करते थे। अच्छा, मैं ऐसी थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, नहीं मेरा कोई दोस्त नहीं था। आशु सर से जब बात करनी शुरू की, ही वॉज बिजी इन मल्टीपल थिंग्स, आई वॉज अ वेली गर्ल, तो आई यूज्ड टू मैसेज हिम। वो भाई अगर कोई बात अजीब सी लगी तो उसके बाद रिप्लाई नहीं आता था, क्वेश्चन मार्क भेजते रहते थे, नहीं आता था, ऐसा था ये बंदा। फिर ठीक है, धीरे धीरे बात, लव स्टोरी पूछी थी। उसके बाद धीरे धीरे घर की प्रॉब्लम्स मैंने भी डिस्कस की, कुछ पता चली। उशांग सर के साथ भी मेरे रिलेशन बहुत अच्छे थे, मतलब वो मुझे एक बच्चे की तरह ही ट्रीट किया है उन्होंने, मेरी लाइफ में मुझे बहुत हेल्प किया है। हमारी लव स्टोरी में सबसे बड़ा जो मेन रोल प्ले करता है वो उशांग सर हैं और OSR अकेडमी है। ये दोनों चीज़ें हैं मेरा करियर बनाने में, मेरी लाइफ स्टेबल करने में, जिसमें आशु सर भी आते हैं। उसके बाद में ऐसे बातचीत शुरू हुई, बातचीत बढ़ती चली गई। लगा कि कोई है जिससे हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। आई थिंक सामने से भी यही फील हुआ होगा। बातें बढ़ी, डिस्कस किया, मिलना शुरू किया। कब वो चीज़ धीरे धीरे फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप से कभी भी हमने एक दूसरे को कमिट नहीं किया कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड टाइप का कमिटमेंट कभी नहीं हुई हमारे में, कभी भी नहीं हुई। लेकिन 4 साल हमारा ये रिलेशन चला और घर वालों को, हमारे ना रोहिणी के पास मूर्थल है, यहाँ पे पराठे में पहले पास नहीं है, थोड़ा दूरी है, तो बाइक पे जा रहे थे हम, तो ठंड के दिन थे और हम ऐसे फुल जोश पे, पल्सर बाइक थी मेरे पास, उसमें जा रहे, तो मेरे साइड में से ना एक वैन जा रही थी। वैन में एक सरदार जी थे, तो मैंने कहा यार सरदार जी को कहीं देखा हुआ है मैंने यार, वो हमें देख रहे। और सरदार जी ने देखा ना, और देखने के बाद ऐसे हैरान वाला रिएक्शन दिया, क्योंकि वो मेरी मामी के घर के एकदम सामने रहते थे, पड़ोसी थे। तो और वैसे आगे से फिर वैन निकल गई, तो मैंने कहा रीमा अब तो ये पूरे खानदान को पता चल जाएगा। और उस टाइम पे ठंड का टाइम था, मुझे ठंड लग रही थी। आशु सर ने अपनी जैकेट उतार के मुझे दी हुई है, एकदम फुल बटन खुला हुआ शर्ट में, एकदम हीरो बन के पल्सर चला रहे हैं भाई। एकदम से शक्ल के एकदम हीरो से लेकर एकदम जो ट्रांजिशन था ना फेस का, वो ऐसा था कि भाई रीमा अब तो हम गए, मतलब हम तो, मेरे को लग रहा था हम वापस निकल ले अब। और वो जेन्युइनली उस बंदे ने मेरे को लगता है वहीं से फोन करके ही घर पे बता दिया था कि भाई ये लोग यहाँ घूम रहे हैं। फिर रविशा ने मुझे, मतलब मेरी बहन, मेरी जो सिस्टर है, मामी की लड़की, उसने सबसे पहले ये बताया कि उससे पता है। मतलब टचवुड है ये ना, आशु सर के घर पे कोई दिक्कत आई आई गेस। भाई हम तो खिलाफ थे, लेकिन एक सेकंड, मेरे घर पे भी एक बार भी दिक्कत नहीं आई। जब मेरे पापा को मैंने बताया, मम्मी को मैंने बताया, पहले से ही पता था मेरी मम्मी, मेरी बहनों वगैरह को, तो उन्होंने बहुत ठीक है बात करते हैं। बट मेरे पापा को ये था, जब पता चल गया था तो उन्होंने कहा बेटा अब शादी करो,
अब शादी करो। तो इसलिए हमारी मेरी 22 साल में, आशु सर की 24 साल में शादी हो गई। हाँ जल्दी हो गई थी। 24 साल में तो मेरा कियान भी हो गया था। आपके फादर के बारे में शायद बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। ये पहले भी कमेंट्स आए हुए हैं कि आशु सर के फादर। मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे जब मैं 1-1.5 साल का था। रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हुई थी। उशांक सर 3-3.5 साल के थे और बस यही तो है। हाँ, और मतलब मेरे पास तो कोई मेमोरी है भी नहीं उनकी। हाँ मतलब आशु सर को तो याद हाँ मुझे याद नहीं। अगर फोटो ना होती तो मुझे शक्ल भी याद ना होती। उशांक सर के पास कुछ मेमोरीज हैं कि वो बहुत प्यार करते थे। पीतमपुरा में हमारा एक बहुत अच्छा घर हुआ करता था जिसको जो फेमस था ग्रे हाउस नाम से, क्योंकि वो मेरे फादर ने बहुत प्यार से पूरा ग्रे कलर का बनवाया था। तो लोग फ़ोटो खिंचवाने या उसके आगे रील्स, वो जो क्या वो नहीं था शादी से पहले शूट होते थे कैम रिकॉर्डर, प्री वेडिंग कह लो, पहले प्री वेडिंग तो नहीं होते थे, कैम रिकॉर्डर होते थे, वो सब करवाने आते थे। और बहुत एक फेमस नमकीन ब्रांड था उसमें वो पार्टनर थे। तो सब चीज़ें अच्छी चल रही थी यार, बट जो ऊपर वाले को, इसीलिए हैट्स ऑफ टू हिज मदर। हाँ बिल्कुल, बॉय लाइक दिस। नेक्स्ट सवाल है हरा जी का। 3 things that you hate about आशु सर। नहाते नहीं हैं आशु सर, और ये आशु सर के बाल देखो। बच्चों मैं बताता हूँ आपको, मैंने 12th का 1 शॉट रिकॉर्ड करना था, आधा 1 शॉट रिकॉर्ड हो गया, उसके बीच में काम आ गया, उसकी वजह से बाल नहीं काट पा रहा मैं। 1 शॉट का नाम था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, जाके देख लो आशु के 11-12 चैनल पे। ओके, द मेन थिंग इज 2-3 बातें जो मैं हेट करती हूँ वो ये है कि काम में इतना बिजी हैं कि अपना ख्याल जीरो रखते हैं, मतलब जीरो। ठंडा खाना खाना ही ना, अपनी बॉडी का ध्यान ना रखना, साफ सफाई ना रखना, सब कुछ। दूसरी चीज, हर चीज भूलते हैं, एवरीथिंग। आप कुछ बोलोगे लेके आना, एनिवर्सरी है, 8 साल हो गए इसको, क्या ना हमारे लड़के का नाम है, और क्या याद रखे बंदा यार। भूलने की बहुत बीमारी है बस ये। हरीश शेखे जी पूछ रहे हैं, सर वाई उशांक सर वाई डोंट टीच, इट वुड हैव बीन अ गुड मोमेंट दैट ऑल फैमिली टीचर यू शुड थिंक अबाउट इट। और ऐसा एक दो सवाल और भी थे कि वो व्लॉग्स में भी कम दिखाई देती है, तो दोनों का एक साथ आंसर दे देते हैं। एक्चुअली जो भाभी जी है हमारी, वो थोड़ा सा ना कैमरा शाय, मतलब पहले थी, अब तो फिर भी आपने देखा होगा लेटेस्ट व्लॉग्स में थोड़ा बहुत मैम आ जाती हैं, लेकिन पहले वो बहुत कैमरा शाय थी। और बात रही टीचिंग की, यार हर एक इंसान का टीचिंग पैशन नहीं होता, या उनको टीचिंग करना पसंद नहीं होता, उनको बाकी सब चीज़ें करना पसंद है। वो पढ़ाती नहीं है, उन्होंने कभी पढ़ाया ही नहीं है, तो वो टीचिंग फील्ड की है ही नहीं। हम तीनों, अब जैसे मेरी मम्मी थोड़ी ना पढ़ाती हैं, या बड़ा होकर ज़रूरी थोड़ी ना ज्ञान या फिर आयत पढ़ाएगी, ऐसा नहीं है। हाँ, बात रही व्लॉग्स में आने की, तो उनको थोड़ा सा कैमरा शाय है वो, बट हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आगे जाके वो और ज़्यादा व्लॉग्स में। नमस्ते सर एंड मैडम। सर मैं पेड बैच का स्टूडेंट हूँ, क्लास 11th, एंड सर मुझे नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, तो उसके लिए कुछ बताओ। आप कर चुके हो नीट वालों के लिए कुछ? भाई अगर आप हमारे पेड बैच के बच्चे हो तो आपको तो पता होना चाहिए था ये कि हम लोग जयपुर की, अजमेर की बहुत प्यारी टीम के साथ एक प्रेपीफाई नाम का चैनल लेके आए हैं, जिस पे आपको नीट और जेई की बहुत 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 बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी। मैंने कहा था कि मैं सिर्फ एक बार बोलूँगा, ये 1 शॉट आ गया, जाके देखो, उसके बाद दोबारा आप खुद जाओगे, क्योंकि आप एक बार पढ़ोगे तो समझ जाओगे कि एजे सर, एबी के सर किस लेवल के टीचर। और बहुत सारे बच्चे आप में से जो जेन्युइनली जेई नीट की तैयारी कर रहे होंगे, उनको पता ही होगा मैं किन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो प्रेपीफाई चैनल पर जाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। बट अभी इस साल हम कोई पेड बैच लेके नहीं आ रहे हैं, अगले साल लेके आएंगे। तो अगर आप पेड बैच के लिए पूछ रहे हो तो उसका अभी मैं यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ अगर आप यूट्यूब पे पूछ रहे हो तो प्रेपीफाई पे आगे जाके पढ़ सकते हो। तमन्ना जी पूछ रही हैं, आशु सर्स जर्नी टुवर्ड्स स्पिरिचुअल पाथ एंड ऑल्सो एक्सप्लेन अबाउट ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट। श्री पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी से मिलने का एक्सपीरियंस के बारे में आप बताइए। और मैं ये बात आशु सर ही इसका आंसर करेंगे, लेकिन यस, मैं आशु सर को बहुत पहले से जानती हूँ। मतलब मुझे आशु सर के साथ ऑफिशियली हमारी शादी को आज 8 साल हुए हैं, अनऑफिशियली मैं 12-13 साल से आशु सर को जानती हूँ। जब से वो प्रेमानंद जी महाराज से मिलके आए हैं, वाकई में आशु सर में चेंज तो है। मैं ये नहीं कहूँगी कंप्लीटली वो स्पिरिचुअल हो गए हैं, लेकिन उनमें एक पॉजिटिव चेंज है। वो आशु सर खुद बताएंगे कि क्या क्या चेंज उनकी लाइफ में उनसे मिलने के बाद आए और वो कैसा एक्सपीरियंस था, क्योंकि मैं नहीं गई थी। हाँ, मतलब कई लोगों को लगता है कि उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा भगवान में विश्वास करने लग गया। देखो यार, जब इसके बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, किसी को कुछ अजीब भी लग सकता है, लेकिन मैं बहुत पहले, साइंस पढ़ने से बहुत पहले भगवान में बहुत विश्वास करता था। मैं माला जपता था जब मैं अपने कॉलेज जाया करता था। मतलब मैं इतना शनि भगवान को और इन सबको, हनुमान जी को मानता था। लेकिन बाद में मुझे पता नहीं क्यों मेरी लाइफ में कुछ चीज़ें हुई जिससे मुझे भगवान पे ट्रस्ट थोड़ा सा ऐसा हो गया कि यार
ठीक है, जो भी लाइफ में लो फेज़ आए जिसकी वजह से मुझे लगा कि नहीं मुझे मेहनत ही करनी पड़ेगी और भगवान भी उन्हीं का साथ देते हैं जो मेहनत करते हैं, तो मेरा धीरे धीरे कनेक्शन सा लूज़ हो गया, बस आप ऐसा कह सकते हो। लेकिन फिर मैं प्रेमानंद जी से मिला तो मुझे लगा कि यार जीवन में कितनी पॉजिटिविटी आती है जब आप किसी एक चीज़ पे फोकस करते हो। मैं हमेशा से लॉ ऑफ अट्रैक्शन या यूनिवर्स पे मानता आया हूँ, तो मैं अभी भी उन्हीं पे मानता हूँ। अभी भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ सुबह उठ के या दोपहर को या शाम को भगवान का नाम जपता हूँ, ऐसा नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि मैं ये कहूँ कि मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं। लेकिन मुझे उनसे मिलके एक पॉजिटिविटी आई, बिल्कुल आई। उन्होंने मुझे कहा अपना खान पीन सुधारो, मैंने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अच्छा, मैं कभी भी ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैं शायद जीवन में कभी खाऊंगा भी नहीं, मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला। मैं क्योंकि अभी मेरा नॉनवेज खाने का मन नहीं कर रहा, मुझे लगभग 1 साल हो गया उनसे मिले हुए और मैंने नहीं खाया है क्योंकि मेरा मन नहीं है। क्या पता अगले साल मेरा मन कर जाए, क्या पता जीवन भर ना मन करे, तो नेवर से नेवर। तो मैंने कभी ये नहीं बोला है कि मैं जीवन में कभी खाऊंगा नहीं, या मैंने कभी ये भी नहीं बोला है कि मैं धार्मिक हो गया हूँ। बट मेरी लाइफ में एक चेंज तो आया, मुझे भी नहीं पता क्या कि, लेकिन मैं लाइफ को लेके थोड़ा पॉजिटिव हो गया उनसे मिलके। यस। ओके, RQ भक्ति परिवार जी पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन आउट ऑफ इंडिया? न्यूजीलैंड, शायद सिंगापुर, और मुझे इंडिया में कश्मीर। हाँ कश्मीर तो जाने का मन है यार सब। हम जाने भी वाले थे लेकिन फिर वो हो गया था ना उधर। हाँ अभी आउट ऑफ इंडिया है पूछा ना उसने। हाँ, अभी out of- इंडिया में तो मुझे बहुत जगह जाना है यार, मुझे असम नॉर्थ ईस्ट जाना है। हाँ, मुझे हाँ, मेघालय जाना है, नॉर्थ मुझे ईस्ट। केरला जाना है, मुझे यहाँ जाने का मन, कश्मीर जाना है। लेकिन अगर आप आउट ऑफ इंडिया पूछ रहे हो तो मुझे मतलब उशांक सर को भी, हमें भी न्यूजीलैंड जाना है, सिंगापुर साइड जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। जगह तो बहुत जाना है, मन तो पूरी दुनिया घूमने का है। लेकिन अभी शायद नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारी न्यूजीलैंड या फिर ओमान साइड भी हो सकती है, न्यूजीलैंड भी हो सकती है। ओके, योर अक्कू जी पूछ रहे हैं, और ये योर अक्कू नहीं, बहुत सारे कमेंट्स थे, ये बहुत सारे, मुझे नहीं पता बच्चों में क्यूरियोसिटी क्यों है बट है। तो आर यू गाइज प्लानिंग फॉर सेकंड चाइल्ड, ऐसा पूछ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो मेरा आंसर है नो, वी आर नॉट प्लानिंग। हमारे लिए मतलब मेरे तो पहले से ही बात थी, एक ही होगा, जो भी होगा, लड़की होगी लड़का होगा, एक ही होगा। तो मेरी तरफ से तो स्ट्रिक्ट नो है कि नहीं होगा, बिकॉज हमारे घर में ऑलरेडी प्यारी सी गुड़िया है, बेटी है और बेटा भी है, तो बस हम पूरे हैं। ओके, सोनिया अरोड़ा जी पूछ रही हैं, वेरी फनी थिंग यू डू इन योर स्कूल। फनी थिंग यू डू, बहुत कुछ किया यार अपने बचपन के टाइम पे, तो मतलब बहुत सारी चीज़ें की हैं हमने, जैसे कि क्लास में साइंस के रिप्रोडक्शन चैप्टर में हंसना। आशु सर जैसा कोई नहीं था ना। यही बात है कि टीचर पढ़ा नहीं पाते हैं। नहीं, टीचर ने हमारी पढ़ाया ही नहीं। पर हंसे क्यों? क्योंकि हमारे टीचर ने क्या किया, क्लास के ही एक लड़के को खड़ा किया, आप रीड लगाएं। अब उस बच्चे की रीड लगाएं, इस चैप्टर को रीड। मैंने क्लास को खड़ा कर दिया कि ये देखो बेटा, ये है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ऐसा तो उसको बोला रीड लगाएं। अब वो बच्चा भी ऐसा रीड लगाएं मतलब पढ़े। और वो बच्चा भी ऐसा था, उसकी एक्सेंट बहुत अलग सा था, प्लस उसमें ऐसे हैवी वर्ड्स, तो हम लोग बस पूरे टाइम हंसे, और वो पढ़ते हुए खुद भी हंस रहा था। हमारी टीचर चुपचाप बैठी हुई, उन्होंने कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया। जेन्युइनली आप कह रहे हो ह्यूमन वाला पार्ट, उन्होंने तो फ्लावर प्लांट वाला पार्ट भी नहीं समझाया था। मैं जब ये भाई प्रांशु बताना, मैं भाई सही कह रहा हूँ कि नहीं लक्ष्य, जब भी ना चैप्टर में एक बड़ी फनी बात देखी थी मैंने कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जब आते हैं मेल और फीमेल के, तो आप जब घर में पढ़ रहे होते हो अकेले, तो आप नहीं हंसते हो देख के। ऐसे कौन हंसता है कि भाई ये तो पीनस आ गया? अकेले कोई नहीं हंसता। हंसी तब निकलती है जब दोस्त होते हैं, यार होते हैं। तो ये एक माहौल और एनवायरनमेंट बनाने वाली बात होती है। अगर एक अच्छा टीचर होगा तो वो एक ऐसा माहौल बना देगा कि यार सब फ्रेंडली भी हो, एक थिन लाइन भी पार ना हो और चैप्टर भी बढ़ा दिया जाए। पिटी भी हूँ, मतलब फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ माई स्कूल जर्नी, इतनी बड़ी होने के बाद मुझे तो बड़ी हुई कहाँ, आज तक छोटी हूँ, क्या हो गया? सबको लगता भी नहीं है मेरी शादी हुई है, मेरा बच्चा है 6 साल का, नोबडी बिलीव्स बिकॉज ऑफ माई हाइट। मतलब आशु सर का मुझे ये पता है कि वो पढ़ाई में बहुत होशियार थे, लेकिन वो पढ़ाकू वाले बच्चों में नहीं आते थे, है ना? मैंने तो प्रखर के प्रवचन में बताया, मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट स्कूल में किए हैं, बहुत सारे कांड हुए हैं स्कूल में, बहुत सारी फनी चीज़ें की हैं, खासकर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। स्कूल में आग लगाई थी एक बार, सोडियम का छोटा सा धमाका किया था। लास्ट सवाल इन्हीं का है, आशु सर नेटवर्थ। कट।